नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। ठीक, सेकंड सेमेस्टर है और पेपर भी सेकंड है। जैसा कि आप सबको पता है आज आपका पेपर है, तो इससे पहले आप सब ये सुबह सुबह देख लें, पूरा रिवीजन कर लें, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। यहाँ से आपके कई नंबर फंसने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। जैसा कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था, आप मैम ग्राफ के बारे में बताइए, स्तंभ है, मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलांक है, ये सभी लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रश्नों को रखा है, इसलिए बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। बीच में स्किप करोगे तो पछताना पड़ेगा। देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न सीरियस होकर के देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेगा। ठीक, ये देख सकते हैं। आगे आते हैं हम फ्रंट पे। ये मानक विचलन यहाँ पे देख पा रहे हैं, मध्यमान के प्रश्न हैं और हम समझाएंगे भी। अगर प्रश्न आ जाता है मध्यमान से तो आप कैसे उसको हल करेंगे। ठीक, तो सारा कुछ आज इसमें डिटेल में जो छूटा है पूरा कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो है, सभी बच्चे शॉर्ट वीडियो पूरा रिमेंबर कर लें। ठीक, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि शॉर्ट से काफ़ी प्रश्न फंसे हुए हैं पेपर फर्स्ट में, तो सेकंड में भी आ सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर आज के सेशन में। प्रतिवेदन लेखन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग में ये सब पढ़ना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ रिपोर्ट, ये आपको कोई भी रिपोर्ट अगर दे रहे हैं आप किसी टॉपिक पर, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, क्या समस्याएं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो सकता है 1 घंटे का हो जाए। फिलहाल देखते हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक, एक प्रतिवेदन के लेखन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इससे पहले बच्चों, जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिला था सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देने में। ठीक, इससे पहले आपका पेपर बहुत जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर को हुआ, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आ गया। ठीक, तो थर्ड सेमेस्टर की क्लास रोज़ाना लाइव चलेगी, लेकिन आप सबको इसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, क्लास वहाँ आपके सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में है। बहुत कम पैसे में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर जिनको नहीं पता है, आप देख रहे हैं वीडियो, नीचे देखें सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन लिखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप पैसा पे करके ज्वाइन बटन पर मेंबर की तरह आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज़ाना क्लास प्रोवाइड की जाएगी लाइव। ठीक, तो प्रतिवेदन की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिपोर्ट। तो एक प्रतिवेदन के लेखन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, फिलहाल इस समय ठीक है हम। ठीक, तो प्रतिवेदन लिखते समय सबसे पहली समस्या यह आती है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए। आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए किस प्रकार की भाषा का हम वहाँ प्रयोग करें। ठीक, क्योंकि प्रयोग किया जाए अर्थात वह साधारण बोलचाल की भाषा हो, साहित्यिक भाषा हो, साहित्यिक भाषा हो या परिभाषिक भाषा हो, सरल भाषा होने पर प्रतिवेदन का स्तर गिर जाता है। क्योंकि नॉर्मल भाषा में अगर आप रिपोर्ट कोई तैयार कर रहे हैं, तो अगर इंग्लिश भाषा का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज, जबकि अपना मदर टंग लैंग्वेज जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक, मदर टंग अर्थात जो मातृभाषा होती है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। चाहे आप उड़ीसा में हो, चाहे बांग्लादेश, कहीं पर भी हो, तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मातृभाषा कहलाएगी। सेकंड लैंग्वेज आपकी, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह कई भाषाएं हैं। ठीक, तो ये आपकी सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले प्रतिवेदन का स्तर गिर जाता है, इसलिए सेकंड लैंग्वेज का प्रयोग करें। और ओझापन दिखाई देता है। यदि साहित्यिक या परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिवेदन क्लिष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि ज़रूरी होने पर ही परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ठीक, जो परिभाषिक शब्दावली होती है उसको तभी प्रयोग किया जाए
अन्यथा उसे सरल एवं बोधगम्य भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। ठीक, सरल भाषा में लिखना चाहिए। ठीक, जो आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उसको हमेशा सरल भाषा में लिखें, जिससे कोई भी रिपोर्ट पढ़े तो समझ सके। ठीक, नेक्स्ट आता है परिभाषिक शब्दों की समस्या। जी हाँ, प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। ठीक, कंप्यूटर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परिभाषिक शब्दों की समस्या। प्राकृतिक विज्ञानों में तो इस प्रकार के परिभाषिक शब्द हैं जिनका प्रयोग अब सर्वत्र ही एक ही अर्थ में किया जाता है, किंतु समाज विज्ञानों में ऐसे शब्दों का अभाव, फिर इन शब्दों को लेकर भी समाज वैज्ञानिकों में मतभेद है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवेदन की शब्दावली बहुअर्थक बन जाता है। ठीक, और प्रतिवेदन का उद्देश्य अपूर्ण रह जाता है। जिसके पास सीरीज है वो अच्छे से रिवीजन कर लें, नहीं दिखाई दे रहा, जिनके पास नहीं है सीरीज वो यहाँ से अच्छे से तैयारी करें, नहीं समझ में आता है तो बैक करके फिर से देखें। ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान स्तर की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक, प्रतिवेदन की एक समस्या है, यह है कि उसका स्तर कैसा होना चाहिए, अर्थात वह जन साधारण के लिए लिखा जाए या विशेषज्ञों के लिए। भारत जैसे देश में जहां शिक्षित लोगों का प्रतिशत बहुत कम है, आम जनता के लिए प्रतिवेदन लिखना तो और भी कठिन है। ठीक, यद्यपि प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो अभी लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए बच्चों, जल्दी से लाइक करें, क्योंकि बहुत कम लाइक मिला है, तो लाइक शेयर जल्दी करें। आप सब इतने लोग जुड़े हुए हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो, ऐसा ना किया करो यारो, आप मेरे प्यारे बच्चे हो। चित्रों, फोटो एवं ग्राफ्स के माध्यम से निष्कर्षों को इस प्रकार प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है कि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसे समझ सके। ठीक, फिर भी इस प्रकार का प्रतिवेदन तैयार करना एक कठिन कार्य है जो सभी स्तर के लोगों के लिए समान रूप में उपयोगी हो। ठीक, अवधारणा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, अवधारणा के द्वारा बड़े बड़े अविस्तृत बातों को कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जाता है। समाज विज्ञानों में अवधारणा का अभाव है और उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। ठीक, नहीं हो पाया है, अतः छोटी छोटी बातों को समझने के लिए अनावश्यक विस्तृत विवरण देना होता है, जिसमें क्या होता है, धन और समय और श्रम नष्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका वस्तुनिष्ठता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ की जो समस्या होती है, शोधकर्ता का यह उद्देश्य होता है कि जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, उसका यह उद्देश्य होता है कि उसके प्रतिवेदन में मिथ्या, झुकाव या पक्षपात का समावेश न हो। लेखन के विचारों, भावनाओं, आदर्शों एवं मूल्यों का उस पर रंग न चढ़े, वरन स्थितियाँ जैसी हैं उनका उसी रूप में तटस्थ भाव से उल्लेख किया जाए। ठीक, फिर भी यह असंभव प्रतीत होता है कि अध्ययनकर्ता का विषय के प्रति कोई लगाव न हो। ठीक, और वह अपनी भावनाओं एवं पक्षपात के से परे रहकर प्रतिवेदन लिख ले। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सत्य कहने की समस्या, बहुत बड़ी समस्या आती है ये, प्रॉब्लम ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, जो सत्य कहने की समस्या, कहीं पर आपको झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक, जब रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रतिवेदन की एक गंभीर समस्या सच कहने की होती है, क्योंकि समस्याएं ऐसी होती हैं यदि उनके बारे में सच सच कहा जाता है तो उसका प्रभाव समाज के किसी न किसी वर्ग पर अवश्य पड़ता है, तो अधिकारी गण, सरकार और लोग नाराज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोग शोधकर्ता के साथ बदले की भावना में से भी काम कर सकते हैं, उस पर झूठा दोषारोपण कर उसे फंसाने हेतु जाल रचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में लोग प्रतिवेदन के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, अतः प्रतिवेदन की यह एक समस्या सत्य को उजागर करने की होती है। ठीक, सारांश में यह कहा जाता है कि प्रतिवेदन लिखना एक कला है, इसके लिए ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी, आत्मनियंत्रण, सच्चाई कहने की क्षमता, अनुभव एवं सैद्धांतिक जानकारी आवश्यक होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप मैंने पढ़ाया है, फिलहाल मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने रख लिया यहाँ पे। अनुसंधान प्रतिवेदन की विषय सामग्री एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो अनुसंधान प्रतिवेदन की विषय सामग्री है उसे अंतर्वस्तु। ठीक, एक प्रतिवेदन में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर विद्वानों ने मत भिन्नता है। फिर जिन विषयों को प्रतिवेदन में स्थान दिया जाता है वे निम्न, पहले जानते हैं प्रस्तावना।
जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। किसी भी टॉपिक पर पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, है ना। प्रतिवेदन का प्रारंभ प्रस्तावना से किया जाता है, जिसमें विषय के बारे में परिचय दिया जाता है, शोध की योजना बनाई जाती है, रिसर्च की योजना बनाई जाती है। पहले आपको विषय के बारे में बताया जाएगा, जो शोधकर्ता होंगे पहले उनको विषय के बारे में बनाया जाएगा, फिर रिसर्च करने की योजना बनाई जाएगी, फिर महत्व क्या है इसका, कि फिर उसके बाद संगठन आदि विषयों का संक्षेप में विवरण दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना में शोध आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनके समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक, प्रस्तावना में शोध करने वाली संस्था विभाग संचालक एवं कार्यकर्ताओं का परिचय भी करा सकती है। शोध व व्यय की गई धनराशि एवं समय, शोध में परामर्श एवं सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभाग, व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जाता है और उनके प्रति आभार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जो रिसर्च करते हैं वो आभार भी प्रदर्शित करते हैं। समस्या का विवरण, जी हाँ, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रतिवेदन में अनुसंधान समस्या के बारे में परिचय दिया जाता है। इसमें समस्या के अध्ययन की आवश्यकता, उसके चुनाव के आधार पर और और क्या होता है, समस्या के अध्ययन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक लाभों, उसमें संबंधित पूर्व में किए गए अनुसंधानों आदि की जानकारी दी जाती है। ठीक, समस्या के वर्णन से उसकी प्रकृति, सीमाओं एवं समस्त पहलुओं का ज्ञान होता है। जो नहीं समझ में आ रहा है अभी कमेंट कर दीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाए, नहीं तो पेपर, पता है पेपर है आज। ओके, तो अध्ययन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द स्टडी, क्यों अध्ययन करते हो, आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी तो एमए कर रहे हो, है ना। तो प्रतिवेदन में भी अनुसंधान के उद्देश्यों को भी उल्लेख किया जाता है, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक लाभ या शुद्ध क्या है, शुद्ध सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करना हो सकता है। ठीक, अनुसंधान के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य खैयत, भौतिक लाभ, नवीन तथ्यों की खोज व नवीन ज्ञान की प्राप्ति आदि में से क्या रहा है। ठीक, यदि अनुसंधान का संचालन किसी सरकारी संस्था द्वारा किया गया है तो उसके उद्देश्यों का भी प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाता है। ठीक, अध्ययन क्षेत्र, जिसे एरिया ऑफ स्टडी बोलते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, आपका स्कूल होता है ना। प्रतिवेदन में समस्या का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका भी उल्लेख किया जाता है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, प्रतिवेदन जो कर रहे हैं, उसमें शोध कर रहे हैं, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए आप किस पे कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक, इसके अंतर्गत उन गांव, नगरों, भौगोलिक क्षेत्रों, जातियों, वर्गों एवं समुदाय का उल्लेख किया जाता है जिनमें उस समस्या के बारे में शोध किया गया है। ठीक, इस क्षेत्र का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्यात्मक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा आदि को भी वर्णन किया जाता है। रिसर्च के लिए पहले ऐसा होता था, एनएसएस कैंप वगैरह लगते थे, जिसमें होम साइंस में हम लोगों के टाइम में था ये, तो जाते थे, जैसे कि सर्वे करना पड़ता था गांव में जा कर के, है ना, कुछ बातें बतानी पड़ती थी एक्सटेंशन एजुकेशन के तहत। ठीक, प्रसार शिक्षा के द्वारा। आइए नेक्स्ट जानते हैं अध्ययन पद्धतियाँ, जिसे मेथड ऑफ स्टडी बोलते हैं। प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया जाता था कि समस्या का अध्ययन, तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन किन किन विधियों द्वारा किया गया है। ठीक, और वे ही विधियाँ क्यों अधिक उपयुक्त रही हैं। अध्ययन में प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के स्रोत क्या रहे हैं, उनका भी परिचय दिया जाता है। अध्ययन हेतु प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार एवं वैयक्तिक अध्ययन आदि से भी किसी विधि का प्रयोग किया गया, इसका भी उल्लेख किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है निर्देशन चयन। जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल में क्या होता है, प्रतिवेदन के अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, निर्देशन की मात्रा एवं उस विधि का भी उल्लेख करता है जिसका प्रयोग उसने निर्देशन के चयन में उपयुक्त क्यों किया। ठीक, निर्देशन का चयन कर रहे हैं तो उसमें उस वर्ड का उसका प्रयोग क्यों किया। साथ ही यह भी बताया जाता है कि निर्देशन चयन की वही विधि उपयुक्त क्यों है। चुना हुआ निर्देशन समग्र या सही प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। निर्देशन का आकार और समग्र में उसके अनुपात आदि को भी प्रतिवेदन में स्पष्ट किया जाता है। ठीक, सर्वेक्षण का संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सर्वे। इसमें क्या होता है, प्रतिवेदन में सर्वेक्षण के संगठन का भी संक्षिप्त वर्णन किया जाता है, जिसमें कई बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे यदि स्थल निरीक्षण विधि अपनाई गई है
तो स्थल या घटना का चुनाव कैसे किया गया, कार्यकर्ताओं को चुनाव एवं उनके परीक्षण कार्य का निरीक्षण, प्रश्नावलियों एवं अनुसूचियों का एकत्रीकरण कैसे किया गया है, उसकी शुद्धता की जांच कैसे की गई, तथ्यों का संपादन, संकेतन आदि का विवरण दिया जाता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, लोग प्राप्त आंकड़ों की वैधता का अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट आता है विश्लेषण एवं निष्कर्षण, जी एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, एनालिसिस एंड रिजल्ट लास्ट है आपका। प्रतिवेदन में संकलित आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों कुछ वर्ड आप हेडिंग याद कर लें, कुछ वर्ड याद कर लें प्रतिवेदन से संबंधित, बस आपको डिफाइन करने में, क्योंकि ज़्यादा लंबा आपको लिखना नहीं रहेगा। अगर आप अपनी जैसे कि अपने राइटिंग में लिखेंगे तो जैसे कि आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए मिला है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक, 500 शब्द अंक गिन लेना। ठीक, बहुत बड़ा मत लिखना। ठीक, ऐसे पमारा जैसे कुछ लोग अपने घर की जीवनी ही लिख डालते हैं, क्या है बायोडाटा पूरा दे देते हैं, ऐसा कुछ मत करना। आप सब मेरे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से लिखना। ठीक, तथ्यों को मात्र एकत्रित करने से ही विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, अतः उनका वर्णन और विश्लेषण भी किया जाता है, विश्लेषण संश्लेषण। ठीक, विश्लेषण के दौरान घटनाओं और परिणामों के बीच कार्य कारण का संबंध जोड़ा जाता है, अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं समय उनके आधारों और तर्कों का परिणाम किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, या द्वितीयक सामग्री को काम में लिया गया है तो उसके स्रोतों का भी उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे एक होता था, जी हाँ, ये 9 है। प्रतिवेदन में परिणामों के साथ साथ क्या होता है, शोध की प्रमुख विशेषताओं मुख्य बातों एवं निष्कर्षों का सार भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सुझाव, जिसे हम सजेशन बोलते हैं। आप हेडिंग याद रखना। सुझाव में क्या होता है, जैसे बेकारी, गरीबी, अपराध, जनसंख्या वृद्धि आदि से तो ऐसे रचनात्मक सुझाव दिए जाने चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का नियंत्रण पाया जा सके। इतना ही लिख देना, बहुत है। ठीक, प्रतिवेदन में यह भी आवश्यक है, ऐसे करके प्रतिवेदन में सुझाव भी आवश्यक दिए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबी, बेकारी, अपराध, जनसंख्या वृद्धि आदि से संबंधित जो भी रचनात्मक सुझाव दिए जाने चाहिए जिससे क्या हो, उनकी समस्याएं सॉल्व हो सकें। ठीक, नेक्स्ट आता है संलग्न सूचना, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक, प्रतिवेदन के अंत में कुछ आवश्यक अनुसूचनाएं भी दी जानी चाहिए जिससे क्या हो, प्रश्नावली या अनुसूची की प्राप्ति, कोई दस्तावेज, लेख, विवरण, चार्ट, तालिका आदि हो सकते हैं जिनका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है। ऐसे समस्त विवरण जो प्रवाह तथा क्रम के लिहाज से मुख्य प्रतिवेदन के साथ में नहीं दिए जाते हैं, प्रायः अंत में ही दिए जाते हैं। ऐसी सूचनाएं अनुसंधान की सत्यापनशीलता को प्रकट करती है जिसका क्या होगा, उपयोग पाठक गढ़ कर सकते हैं। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विशेषता जान लेते हैं। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 विशेषता तो याद ही रखना। ठीक, विशेषता आ सकता है आपके पेपर में। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन आइडियल रिपोर्ट। ठीक, एक आदर्श प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला होता है प्रतिवेदन को आकर्षक बनाने के लिए सफेद कागज या टाइप किए जा सकते हैं। ठीक, और छापा या साइक्लोस्टाइल किया जा सकता है। इसमें शीर्षक, उपशीर्षक, चित्रों, फोटो एवं ग्राफ आदि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ठीक, प्रतिवेदन का भाषा सरल, स्पष्ट और सुग्राव होना चाहिए। मुहावरेदार, लच्छेदार एवं अतिशयोक्ति भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि कई बार परिभाषित शब्दावली का प्रयोग भी आवश्यक होता है क्योंकि उसके अभाव में प्रतिवेदन में गंभीरता दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में पाठकों को अपना स्तर ऊंचा करना पड़ेगा और विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त करना होगा, इसलिए सरल भाषा में प्रतिवेदन को देना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट आता प्रतिवेदन के तथ्यों में विश्लेषण तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन जिससे यह न लगे कि प्रतिवेदन कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। प्रायः लोगों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है और वे अलंकार युक्त तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि उचित नहीं कहा जाता। ठीक, तो ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अब हमारा सवाल आता है, स्तंभ रेखा चित्र देखेंगे, फिर मध्यमान देखेंगे, मध्यांक देखेंगे। ठीक, सभी सवाल को कवर करेंगे यहाँ से। पहले आइए स्तंभ रेखा चित्र देखते हैं जिसे हम बार डायग्राम बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार के रेखा चित्रों में आंकड़ों को स्तंभ या दंड लिखना भी होगा। ठीक, बार की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, यही कारण है कि रेखा चित्र दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहलाते हैं। स्तंभ रेखा चित्रों में सभी स्तंभों की चौड़ाई समान रखते हैं। स्तंभ रेखा चित्रों में विभिन्न
विभिन्न स्तंभों के बीच दूरी भी समान होनी चाहिए। ठीक, तो ये याद रखना, स्तंभ रेखा चित्र विभिन्न स्तंभों के बीच दूरी समान होनी चाहिए। जो भी स्तंभ बना रहे हैं इसमें दूरी समान होनी चाहिए। स्तंभ रेखा चित्रों के स्तंभ के मध्य दूरी हो भी सकती है। आप इरेजर, शॉर्पनर और पेंसिल भी लेके जाना। ठीक, ओके, पेपर में इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल साथ में लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है 1-2 ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, स्केल तो रहती ही है, साथ में ना भी हो सकता है। इसकी स्तंभ रेखा चित्र के स्तंभ एक दूसरे से सटाकर बनाए गए हैं। इस प्रकार के रेखा चित्र के निर्माण में लगभग उसी प्रकार के आंकड़े प्रयुक्त होते हैं जिस प्रकार के क्या आंकड़े वृत्त चित्रों में प्रयुक्त होते हैं। मैंने बताया था वृत्त चित्र है ना, ऐसे ऐसे इनमें आंकड़े तैयार किए जाते हैं ना। तो इस प्रकार के रेखा चित्रों का निर्माण निम्नलिखित उदाहरणों पर होता है। आइए ये सबसे पहले आपका उदाहरण देख लेते हैं। एक प्रयोग में सहचार के नियमों का प्रतिशत निम्नलिखित है, दिए गए हैं। ठीक, आंकड़ों से स्तंभ बनाइए। ये आपको प्रश्न दे देंगे ऐसे, ये उदाहरण जहाँ से है ये ऐसे इतना प्रश्न दे देंगे। 1 मिनट, ये इतना आपको प्रश्न दे सकते हैं। ठीक, इतना प्रश्न दे सकते हैं। तो ये भी दे सकते हैं कि साचार के नियम क्या है, प्रतिशत क्या है। ठीक, ये साचार के नियम है, ये प्रतिशत है, ये समानता है, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको हल करना रहेगा। देखो यहाँ पे बताया गया है। पहले ग्राफ पर चलते हैं तब हल इसको बताएंगे। ठीक, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक, साचार के नियमों को x अक्ष पर तथा नियमों के प्रदर्शित को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभों को एक दूसरे से सटाकर बनाया गया है। पैमाना 2 छोटे खाने 1% प्रतिशत के लिए हैं। स्तंभ क्या होता है, स्तंभ अलग अलग डिजाइनों के स्थान पर अलग अलग रंगों के बनाए जा सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये अंक दिया गया है। समयगत समीपता का ये दे दिए हैं इस तरह के मॉडल। ठीक, और उसके लिए ये स्थानगत समीपता के लिए ऐसे दे दिए हैं, विरोध के लिए ऐसे, जिसमें विरोध का है उसमें ऐसे स्केल करना है, ऐसे पाई खींचना है। समानता के लिए समान पाई। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं। फिर जैसा कि इसमें बताया, एक यहाँ देख सकते हैं यक्स अक्ष है, तो ये आपका यक्स अक्ष है। और पहले 0 पे ओ पे ये ओ है। ठीक, 0 से स्टार्ट है। और वाई अक्ष यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आइए यहाँ जानते हैं। फिर वहाँ पे आपने देखा कि समयगत समीपता का कितना है, 30 है। तो समयगत समीपता पहला है, तो समयगत समीपता का 30 है। तो यहाँ करेंगे। 1 मिनट बच्चों, आपको प्रॉब्लम हो रही है। देख, वहाँ पे ये दिया गया है समयगत समीपता के लिए 30 नंबर दिए गए हैं। ठीक, और स्थानगत समीपता के लिए कितने दिए गए हैं, इसके लिए 35 दिए गए हैं। ठीक, और विरोध के लिए कितने दिए गए हैं, 20, 15 होगा। आई होप, देखते हैं, पहले देख लेते हैं। जी हाँ, 15 ये है। ठीक, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा यहाँ तक आने पर 15 होगा, ये 15 है। ठीक, और यहाँ पे 10 दिए हैं। किसका दिए हैं, किसी का नहीं दिए हैं। समानता का कितना दिए हैं, 20 दिए हैं। ठीक, तो अब हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित, यहाँ पे समझो, ये जो ऊपर था, यहाँ पे था ऊपर का अंक, ये यहाँ पे मैंने दे दिया अंक। ठीक, यहाँ पे सभी अंक दे दिए, पहले दे देते हैं तभी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आया मैम। तो बताइए, देखो 30 समयगत के लिए कितना है, 30 है। ठीक, स्थानगत के लिए कितना है, 35 है। ठीक, विरोध के लिए कितना है, 15 है। समानता के लिए कितना है, 20 है। ये अंक दिए गए थे। ठीक, अब हम इसी के अनुसार ये ग्राफ तैयार कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ग्राफ फर्स्ट पे समयगत समीपता दिया था, तो यहाँ पे इतना स्पेस करना है। ठीक, स्पेस करने के बाद समयगत समीपता 30 पे ये अंक दे दिए, 10, 20, 30, 35, यहाँ 15 देना था पर नहीं 15 दिए, क्योंकि यहाँ पे 35 और है ही नहीं। ठीक, यहाँ 15 कर देना था, आप कर सकते हो यहाँ 15। ठीक, तो यहाँ से जब जाते हैं तो हम 30 पे लगाते हैं, ये समयगत समीपता 30 है। ठीक, और वहीं पर स्थानागत समीपता जो है कितना है, 35 है, और ये आपका 15 है। और ये इसी तरह से आप बनाना। ठीक, ऐसे ऐसे दे देना, डिज़ाइन भी दे देना, कुछ भी दे सकते हो, भर देना ग्राफ को। ठीक, नेक्स्ट आता है नियमों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता स्तंभ रेखा चित्र। MA मनोविज्ञान की परीक्षा परिणाम, ये सेकंड है उदाहरण। MA का एक बच्चा है,
नहीं सॉरी बच्चों, एमए का जो मनोविज्ञान की परीक्षा है, परिणाम का निम्न प्रतिशत प्राप्त हुआ है, स्तंभ रेखा चित्र बनाकर आंकड़े को प्रदर्शित कीजिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रथम श्रेणी में इन्होंने इतना अंक प्राप्त किया, द्वितीय श्रेणी में 30 अंक मिले, तृतीय श्रेणी में 30 अंक मिले और फेल हैं 15, जबकि रोके गए परीक्षा परिणाम 5 हैं। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे हल होगा। यहाँ पे हल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक, कैसे परीक्षा फल के प्रतिशत को YH, यहाँ YH प्रतिशत है। ठीक, ये प्रतिशत है अक्ष पर तथा x अक्ष पर परीक्षा फल की श्रेणी को चित्र के अनुसार प्रदर्शित कीजिए और YH पर 2 छोटे खाने, 1% का पैमाना, प्रतिशत परीक्षा परिणाम और उसे ग्राफ पर अंकित करना चाहिए। ठीक, उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी का 20% और वह ग्राफ 20% तक अंकित, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी का 30% अंकित या भिन्न भिन्न श्रेणी के स्तंभों के मध्य बराबर बराबर दूरी भी होनी चाहिए। ये जो दूरी है, इन स्तंभों के बीच में दूरी भी होनी चाहिए, तभी ये कौन सा स्तंभ कहलाएगा परीक्षा फल की श्रेणी से। ये कौन सा स्तंभ है, अभी मैंने बताया था आपको, साहचर्य स्तंभ। ये रेखा चित्र आंकड़े हैं, रेखा चित्र बनाकर आंकड़े देना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम उसी की तरह है, YH दे दिए, x यहाँ दे दिए, 0 यहाँ दे दिए, इसी तरह गिनती लिख दिए। बस इसमें कितना अंतर है परीक्षा फल ज्ञात करने के लिए, बीच में उतना ही स्पेस देना है। ठीक, हर एक ग्राफ के बीच में इतना स्पेस देना है। प्रथम श्रेणी में कितने अंक पाए थे, तो प्रथम श्रेणी में 20 थे, तो यहाँ पर 20 कर दिए, 20 पे प्रथम श्रेणी लिख दिए। और सेकंड श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कितने थे, द्वितीय श्रेणी में 30 हैं, फिर तृतीय श्रेणी में भी 30 हैं, जबकि फेल हैं 15। ठीक, और 5 हैं जिनका परिणाम रोका हुआ है। ठीक, इसी तरह से आप दर्शा देना। ठीक, और नेक्स्ट आता है एमए मनोविज्ञान के परीक्षाफल को प्रदर्शित करता है स्तंभ रेखा चित्र, ये भी है। ठीक, एक तुलनात्मक स्तंभ रेखा चित्र जिसे हम कंपेरेटिव बार या डायग्राम कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। द्विचर स्वरूप वाले आंकड़े को इस प्रकार के रेखाचित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तुलनात्मक रेखाचित्र सेक्स संबंधी या आयु संबंधी अंतर को स्पष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तुलनात्मक स्तंभ रेखाचित्र निम्न 2 उदाहरणों पर होते हैं। पहला उदाहरण देख पा रहे हैं, समस्त मनोवैज्ञानिक के परीक्षा परिणाम निम्न प्रकार से हैं। तुलनात्मक स्तंभ रेखाचित्र बनाकर आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, फिलहाल कर दे रहे हैं, कहीं आ जाता है तो पछताना ना पड़े। ठीक, श्रेणी में देख पा रहे हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ और फेल है, रोके गए परिणाम। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी में 20 है, जबकि छात्र हैं, ये छात्र की संख्या 20% है और छात्राओं की संख्या 30% है। यहाँ द्वितीय श्रेणी में 30 है और छात्राओं की संख्या यहाँ 35 है। छात्र की 30 है जबकि छात्राओं की 35 है। इसी तरह ये सभी अंक दिए गए हैं। फेल में 15 हैं और छात्र और छात्राएं 10 हैं। ठीक, तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त होता है, देख पा रहे हैं, ऐसे हल करेंगे। आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक, जो यहाँ पे लिखा है इसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं y अक्ष है, ये y है और ये अक्ष है, यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 100 तक है ना। तो y अक्ष पे प्रथम श्रेणी ये जो ऐसे ऐसे कर दिए तो ये छात्र का हो गया जिसको हम भर दिए, और जो खाली है वो छात्राएं हैं। तो प्रथम श्रेणी में छात्राएं कितनी हैं, छात्र हैं 20 और छात्राएं कितनी 30 हैं। ठीक, और द्वितीय श्रेणी में छात्र कितने हैं, जबकि छात्र 30 हैं और छात्राएं कितनी हैं 35 हैं। ठीक, और तृतीय श्रेणी में ये देख पा रहे हैं, यहाँ से हम मैच कर रहे हैं, ये 35 हैं। ठीक, तृतीय श्रेणी में क्या है, ये छात्र छात्राएं दोनों साथ में रहेंगे, उसके बाद स्पेस रहेगा। ठीक, तृतीय श्रेणी में क्या है, यहाँ 30 है, किसकी संख्या है, छात्र की, जबकि छात्राएं कम हैं। यहाँ पे कितनी है छात्राएं, 20 हैं। फेल कितने हैं, सॉरी बच्चों, फेल हैं 20 छात्र, नहीं 20 नहीं है, 15 हैं, जबकि पास हैं 10 छात्र। ठीक, 10 छात्राएं। ठीक, रोके गए इतने हैं, 5 हैं। ठीक, तो ये रहा आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लेना। अब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी आपको मैथ भी समझाना है और आपको दिखा दें कि
रात्रि के कितने बजे हैं? 12:27। आप सबका सुबह पेपर है, इसलिए सुबह तक लाइव नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक, सुबह, जिससे आप सबको ये वीडियो मिल जाए। और इसलिए आप सब लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो आगे की क्लास भी चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीरीज़ आने से पहले तक क्लास आपकी ज्वाइन जो क्लास ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं के पास जाएगी, ठीक, वही देख सकते हैं, और जो ज्वाइन नहीं रहेंगे वो नहीं देख पाएंगे, ठीक। जैसे सीरीज आएगी फिर आप सबकी क्लास ऐसे चलेगी। जिनको क्लास रोज़ाना अटेंड करना है वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, और कम ही पैसों में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। मानव विचलन के गुण एवं दोष। मानव विचलन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विचलन के गुण एवं दोष क्या है? और अंक वितरण के प्रत्येक अंक से मानव विचलन प्रभावित होता है। मानव विचलन सामान्य संभावना वक्र का मुख्य आधार होता है, ठीक। विचलनशीलता का यह सर्वशुद्ध और विश्वसनीय माप होता है, ठीक। अंक वितरण और मध्यमान की विश्वसनीयता का अध्ययन मानक विचलन होता है, अध्ययन पर किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों में बहुधा मानक विचलन की ही गणना की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राप्त तथ्यों का मानक विचलन ज्ञात कर लेने से विभिन्न तथ्यों की प्रकृति को भी अधिक यथार्थ रूप में स्पष्ट किया जाता है, ठीक। सांख्यिकी दोष में क्या होता है? सांख्यिकी देख पा रहे हैं, सांख्यिकीय माध्य की अपेक्षा मानक विचलन की गणना कुछ कठिन होती है। गणना के में अक्सर त्रुटि हो जाने का डर रहता है। समान ज्ञान के आधार पर लंबी गणना करने के कार्य में समय भी बहुत अधिक लगता है। मानक विचलन की सहायता से किसी समंकमाला का माध्य भी स्वयं ही ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। आइए जानते हैं, अब सवाल आपका देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आ जाए, आपके पेपर में सवाल आएगा तो एक भी नंबर, अगर आप सही सवाल कर रहे हैं तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटता, ठीक। तो सवाल ये आपका मध्यमान है, ठीक, प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक ये आपका अंक है। अंक ऐसे हम प्रश्न जब हल करेंगे तो वहाँ पर अंक को दर्शाएंगे, ठीक। ये अंक दर्शाए पहले, इतना टोटल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हम इनको टोटल को जोड़ते हैं, इनको, ये 6 हैं, टोटल कितने? 6 हैं, और अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 114 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक। ये टोटल 114 अंक होंगे, आप जोड़कर भी देख लें, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमको मध्यमान ज्ञात करना है। तो अंक तो n प्राप्त हुआ, सिग्मा यक्स बराबर इतना था, n प्राप्त हुआ हमें ये। मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र याद कर लेना, और सूत्र पूछा जा सकता है, सूत्र मैंने पोल में भी दिया था, ठीक। इन मूल्यों को सूत्र में रखने पर अगर हम सूत्र देखो, यम बराबर सिग्मा यक्स बटे n, तो सिग्मा यक्स कितना है? 114 है, और बटे n बराबर ये टोटल संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 से 6 एकम 6, ठीक, 6 एकम 6, और बचे यहाँ पे कितने वर्ड? 5 5 4, तो 6 9 54, टोटल 19। तो ये आपका आंसर आ गया, 6 9 54 19, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी होता है बच्चों, आप सब घबराते रहते हो। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझा दें। देखो, जो ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक, ऐसे सवाल आएगा। अब आप इसको ऐसे, अगर मध्यमान ज्ञात करने के लिए आता है तो मध्यांक नहीं है, ठीक, मध्यमान है। मध्यमान में इतने अंक आएंगे, ये अंक आप ऐसे सिग्मा यक्स करके लिख लेना, ठीक, बराबर करके सभी अंक को प्लस करके लिख लेना। फिर उसके बाद जोड़ लेना, टोटल कितने हुए? इतने, और ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो अपॉन करके यहाँ पे, जैसे कि आपका ये सूत्र है, इसी के अकॉर्डिंग अपन करके कर दें, फिर इसके बाद काट दें। ये 6 कम 6 हो गया, और यहाँ बचा 5 5 4 है, तो 6 9 54, टोटल 19 आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। निम्न प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये मध्यांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहले देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं, पहले 16 17 18 19 19 19 20, ये आपका अंक दिया रहेगा, ठीक। तो इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक, बढ़ते क्रम में, ठीक। तो इसके अंक कितने हैं? 6 ही हैं। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ? में 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये सूत्र याद रखना, ठीक, ये सूत्र याद रखना। तो n बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ था, प्लस 1 हो गया, ये 1 है ना, तो इसके लिए फिर अपॉन 2 हो गया। क्यों 2 हुआ आप बता सकते हैं? ये आपका सूत्र है, इसलिए 2 रखा गया। ये टोटल करके 6 अपॉन 1 बटे 2, फिर
फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 1 मिनट, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत कमेंट कर रहे थे आप सब। तो ये आपका सूत्र है, ठीक। ये टोटल संख्या है, टोटल संख्या 6 है और आपका सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम n बराबर 6 प्राप्त होगा, ठीक। n बराबर 6 है, प्लस 1 कर दिए अपॉन 2 कर दिए, ठीक। तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको अगर हम ज्ञात करते हैं 6 और 1 को 7 बन जाएगा, ठीक। 7/2 यहाँ पे देख पा रहे हैं 7/2। अगर हम 2 को 7 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तिहाई 6, ठीक। बचा कितना? 1। तो हम पॉइंट लगाएंगे, फिर एक बचा है ना, तो यहाँ पे 0 करेंगे, 2 पंचे 10, तो यह आपका आंसर आ गया। अर्थात ये 3 सही 1/2 वह पद होगा, ठीक, व्यवस्थित क्रम में। यहाँ पर फिर 1 का तो अंक प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद आता है क्रम में व्यवस्थित पदों में 3 सही 1/2 वे पद के लिए तीसरे और चौथे का मध्यमान लेना पड़ेगा। यह तीसरा पद 18 है और चौथा पद 19 है। तो जैसे कि 3.5 प्राप्त हुआ ना, 3.5 3.5, तो 3 पे कौन सा अंक है? 18 है और 3.5 के बीच क्या है? 19 है। तो 18 और 19 को हम प्लस करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 और 19 को हम प्लस कर रहे हैं उसी सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक। 18 + 19, अगर हम 18 + 19 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? हमें जोड़ के बताइए जल्दी से, कमेंट कर दिया करो कभी कभी। तो जोड़ने पर हमें 18 और 19 को जोड़ने पर 8 8 16 1 17, 17 के 7, ठीक। हासिल हुआ 1, 2 2 4, 1 5, 5 57 हुआ और 57, 1 मिनट 1 मिनट, 57 हुआ आंसर ये आपका। इसको प्लस करने पर फिर अब हम 2 से काटेंगे, ठीक। नहीं बच्चों, 2 से नहीं कटेगा ये यहाँ पे 57 कहाँ से होगा? 3 रहेगा। 1 मिनट, गलती कर दिए। अगर यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, ठीक, जोड़ते हैं 18 19 को जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? 8 8 16 1 17 के साथ हासिल हुआ 1 2 1 3, 37 प्राप्त होगा। मैंने पहले ही गलत कर दिया था, सॉरी बच्चों इसके लिए। तो 37 होता है, तो 37/2। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो 3 से तो 17 तो नहीं होगा, 2 8 8 16 होगा, 8 16 है। फिर 1 बचा तो पॉइंट करके हम 5 लिख लेते हैं, ठीक, आधा हो जाता है। तो ये आपका 18.5 आंसर आता है, यही आपका मध्यांक है। किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया बैक करके फिर से देख लें, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार और फिर समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये अंक है आपका, ठीक। अंक का मान n बराबर कितना हुआ? अंक जितने अंक हैं उतना गिन ले n बराबर। फिर पहले इस सूत्र को हम रखेंगे, n बराबर कितना था? 6 था, प्लस करके 1 कर लिए बटे 2, ये सूत्र है। फिर टोटल किए 7 आया, 7/2। अगर हम काटते हैं तो 7 2 से 2 यहाँ 6 आता है और 3 है यहाँ, और फिर उसके बाद 0.5 एक बचा है ना, तो 0.5 कर देते हैं। अगर ऐसे भी 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 3वां पद आया, ठीक। 3 सही 1/2 ये आपका पद आया। तो इसमें 3 सही 1/3 तीसरा स्थान पर ये है और ये है, ठीक, दोनों तरफ से। तो ये बीच का पद था, तो ये आप ज्ञात किए, फिर यहाँ पे आए। ये टोटल यहाँ तीसरा पद क्या है? 18 है और चौथा पद क्या है? 19 है। तो ये हमें लिखना होगा, ठीक। ये है लिखा ना, 3वां पद 3.5वां, ठीक। तो इसके बीच में तो 3.5 आएगा, इधर से भी 18 लिए, उधर से 19 लिए, फिर टोटल हम करिए। फिर यहाँ पे जोड़ने पर हमें 37 प्राप्त होता है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे हमें 37 प्राप्त होता है, 37/2। फिर हम काटते हैं, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 8 16 होता है, पॉइंट करके 1 बचा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक, आधा है। तो कितना? 18वां पद, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है और इतना ही प्रश्न बचा है बच्चों, अभी सेशन तो लंबा हो जाएगा काफ़ी।
ये आप व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान बहुत तेज़ी से कवर करेंगे। ठीक, व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान द मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा। व्यवस्थित अंक सामग्री का मध्यमान निम्न दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। दीर्घ विधि जिसे हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं, संक्षिप्त विधि जिसे हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं। इसके सूत्र गणना विधि निम्नलिखित हैं। दीर्घ विधि का मध्यमान ऐसे ज्ञात किया जाता है, यम बराबर सिग्मा एफ एक्स, ठीक, अपॉन एन। जबकि मध्यमान, इसको मध्यमान यम को मध्यमान कहेंगे, मीन कहेंगे, सिग्मा योग का सिग्मा कहेंगे। आवृत यम बराबर आवृत होता है। ठीक, उसके बाद मध्य बिंदु, यक्स आपका मध्य बिंदु रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, आवृत्तियों और मध्य बिंदुओं का गुणा होगा। ठीक, यन आवृत्तियों का योग, और इसी तरह से आपका सवाल हल होगा। ये सूत्र रहा आपका। अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान मीन ऑफ अनग्रुपेड डाटास। अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र निम्नलिखित हैं, जैसे यम बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक, मध्यमान का सूत्र है। ठीक, मध्यमान ऐसे ज्ञात किया जाता है, सम ऑफ स्क्वायर। और ठीक, बहुत तेज़ी से कवर कर रहे हैं। बहुलक, बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में दे दें। बहुलक का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे बहुत सारे एक अंक है, जैसे कि कुछ अंक दिए हैं 1 2 3 2 5 2 6 2 8। अब इसमें सबसे ज़्यादा अंक कौन सा आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार क्या है 2 आया है, तो इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा, ऐसे दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे मैंने बता दिया। शुद्ध बहुलक, ये बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक आ भी जाता है तो कर लेंगे। शुद्ध बहुलक क्या है, ट्रू मोड ऑफ एक्चुअल मोड। ठीक, अंक सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या जितनी अधिक होगी, यहाँ पर बताया गया जितनी अधिक होगी, शुद्ध बहुलांक की गणना की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एक विवरण में शुद्ध बहुलांक वह प्राप्तांक या मान है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। सांख्यिकी गणना द्वारा प्राप्तांक बहुलांक मान शुद्ध बहुलांक कहलाता है। जिसकी आवृत्ति, जैसे कि अभी मैंने बताया 2 की आवृत्ति बार बार हो रही थी, ठीक, तो वही आपका बहुलांक कहलाया। अशुद्ध बहुलांक जिसे हम क्रूड मोड बोलते हैं, या किसी अंक विवरण का बहुलांक केवल निरीक्षण मात्र के आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो ऐसा बहुलांक मान अशुद्ध बहुलांक मान कहलाता है। ठीक, यहाँ पे बता देते हैं आपको बहुलांक, कुछ वर्ड दिए। ठीक, क्वेश्चन में कुछ वर्ड दिए, 1 2 5 2 8 2 9 2 3 6। ठीक, ये है आपके अंक। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक कौन से आए हैं, 1 2 3 4, 4 बार क्या है, ये ऐसे करके 4 बार 2 है, और 4 बार है ना 2, और एक है 1 बार, और 5 है 1 बार, और 8 भी एक दफ़ा आया है, 3 भी, तो सबसे ज़्यादा क्या है 4 है, तो यही आपका बहुलांक है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक एवं सहसंबंध का गुणांक महत्व बताइए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सैंपल आ सकता है आपके पेपर में, इसलिए मैंने रखा है। ठीक, इस सहसंबंध गुणांकों को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। प्रमुख कारक निम्न प्रकार हैं। प्रतिदर्श सैंपल की संख्या सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इस दिशा में हुआ अध्ययनों के अनुसार प्रतिदर्श का मान जितना ही अधिक होता है, वो गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक उतना ही अधिक सार्थक होता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे n बराबर 10 हो, तब सहसंबंध गुणांक का मान 80 हो, तो यह मान उतना सार्थक नहीं होता जितना कि जब n बराबर 200 हो, तब सहसंबंध का गुणांक 80 होना चाहिए। ठीक, आप आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राप्तांकों को विचलन, जिसे हम डिविएशन ऑफ स्कोर्स बोलते हैं, भी सहसंबंध गुणांकों का प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक, प्रायः प्राप्तांकों के मध्य विचलन ओके जितना ही अधिक होता है, सहसंबंध गुणांक का मान भी उतना ही अधिक होता है, तथा प्राप्तांकों के मध्य विचलन जितना ही कम होता है, सहसंबंधों का गुणांक उतना ही अधिक होता है। प्राप्तांकों के वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल भी महत्वपूर्ण कारक है जो सहसंबंध गुणांकों का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। सहसंबंध गुणांक का महत्व क्या है, सॉरी बच्चों, इम्पोर्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सहसंबंध गुणांक की गणना के द्वारा दो चरों को गुणों, क्षमताओं या विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। मनोविज्ञान, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, ठीक, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये भी देख लें, ये प्रश्न आप देख लेना।
जिनके पास सीरीज़ नहीं है उनको प्रॉब्लम होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बोल देते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार, काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सहसंबंध प्रमुख प्रकारों के मुख्यतः निम्न चार्ट हैं। ये चार्ट देख लीजिए, इसी के आधार पर लिखना। सहसंबंध के पहला आता है मात्रात्मक सहसंबंध, जिसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं ना, कैलकुलेशन। ओके, गुणात्मक सहसंबंध होता है, रेखीय सहसंबंध होता है। अगर हम मात्रा, दो ही मेन होते हैं, ठीक, एक होता है गुणात्मक, एक मात्रात्मक। ठीक, गुणात्मक में आते हैं आपका रेखीय सहसंबंध और वक्रात्मक सहसंबंध। और अगर देखा जाए तो मात्रात्मक में धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक गैर संबंध और शून्य संबंध, यही आपका आता है। ठीक, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन। जो छूटा है आप सब रिवीजन करते रहें। सारे वीडियो अगर देखे हैं तो आप कोई कह नहीं सकता कि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आपका 100% पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी ये कामना है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सब ज्वाइन करें क्लास नेक्स्ट सेमेस्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, जय माता रानी। माता रानी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रहे।